गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है ओम क्लासेस उदयपुर के यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठोस अवस्था ये पढ़ने से पहले हम ये बता दें कि ठोस अवस्था हमारी फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्योरी के बेसिस पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं सबसे पहले द्रव्य की अवस्थाओं के। द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं वो होती है तीन। सबसे पहली है ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी होती है गैस। चलो, अगर इनमें अंतर की बात करें तो ठोस वे होते हैं जिनमें अणु या परमाणु बहुत निकट निकट होते हैं, जिसका कारण है इन अणु या परमाणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल। द्रवों में अणु ठोसों की तुलना में थोड़े से दूर दूर होते हैं, जिसका कारण है इनमें आकर्षण बल ठोसों की तुलना में थोड़ा कम होता है। और अगर गैस की बात करें तो इनमें अणुओं के मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इनके मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। गैसों में अणु जो होते हैं या परमाणु जो होते हैं ये एक दूसरे से लगभग स्वतंत्र रहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ठोसों में द्रव और गैस की तुलना में अणु काफी निकट निकट होते हैं। एक अंतर ये देखें कि इनके आकार और आयतन की। ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब हो गया कि यह हमेशा वही रहेगा जिस आकार में इसको दिया गया है। द्रव की अगर बात करें तो द्रवों में आकार अनिश्चित, जबकि आयतन क्या रहता है, निश्चित। द्रव में आकार अनिश्चित है, लेकिन ये कह सकते हैं कि द्रव उस पात्र का आकार ले लेता है जिस पात्र में इसको रखा जाता है। अगली बात करें गैस की, तो गैस का आकार व आयतन दोनों ही क्या रहते हैं, अनिश्चित। हम शुरुआत करते हैं ठोसों की। ठोस जिनका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित। इनके कुछ विशिष्ट गुणधर्म पाए जाते हैं। वे विशिष्ट गुणधर्म ऐसे हैं जो अन्य अवस्थाओं में नहीं पाए जाते, जिनमें पहला विशिष्ट गुणधर्म है असंपीड्यता। इन्हें दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब इनको पीट पीट कर इनका आकार बढ़ाया जा सकता है। जबकि तन्यता, तन्यता एक ऐसा गुणधर्म है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ को खींच के बहुत लंबे व पतले तार के रूप में आकार दे सकते हैं। तन्यता को समझने के लिए हम सोने का उदाहरण ले सकते हैं, गोल्ड। जैसे 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि ठोसों में तन्यता का गुणधर्म पाया जाता है। अगली बात करें ठोसों के प्रकार की। ठोसों के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वे प्रकार के ठोस जिनमें अवयवी कण, देखो एक नया शब्द है अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब है हम अणु, परमाणु एवं आयन, इन सभी को सम्मिलित रूप से अवयवी कण कह सकते हैं। अवयवी कण जो क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। अतः त्रिविम में, 3D में, त्रिविम में एक निश्चित संरचना की बार बार पुनरावृत्ति होकर एक क्रिस्टल की संरचना का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। इनका उदाहरण होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। KCl, पोटेशियम क्लोराइड, एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। अगली बात करें अक्रिस्टलीय ठोस या एमोर्फस सॉलिड की, तो इनमें अवयवी कण ठोसों का जस्ट उल्टा, जैसे इनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते। अतः अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वह अनिश्चित होती है। इनके उदाहरण हो जाएंगे कांच, प्लास्टिक, ये उदाहरण होते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के। अगर बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोसों में ठोस के संपूर्ण गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं। अतः इनमें कुछ गुणधर्म पाए जाते हैं द्रवों के। इसी कारण अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। जिस प्रकार द्रवों में
बहने की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोसों में भी बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम कांच का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कांच जो होता है उनकी सतह से, अब कांच अक्रिस्टलीय ठोसों में आता है और कांच की बात करें तो कांच की सतह से कांच के अणु बहते हुए नीचे पेंदे तक पहुंच जाते हैं। इनमें समय बहुत अधिक लगता है, तो इसको देखने के लिए हम पुरानी इमारतों के कांच दे सकते हैं जिनके पेंदे थोड़े मोटे होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि कांच में भी बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगली बात करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर की। तो हम कुछ बेसिक पॉइंट रखेंगे जिसके आधार पर इन दोनों में अंतर देखेंगे। सबसे पहला अंतर होता है आपका ज्यामिति के आधार पे। क्रिस्टलीय ठोसों में ज्यामिति निश्चित पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ज्यामिति अनिश्चित होती है। दूसरा गुणधर्म जिसके आधार पर अंतर देखेंगे वो होता है इनकी परास। जनरली परास, जिसे हम रेंज कहते हैं इंग्लिश में, परास का मतलब कि ये किस स्थान तक, किस आकृति तक, या बोल सकते हैं कि त्रिविम में कितने बड़े स्वरूप में ये फैला हुआ रहता है। अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति पाई जाती है। इस वजह से इनके जो अणु होते हैं, इनकी जो आकृतियां होती है वो बड़ी परास पर पाई जाती है। जैसे हम किन्हीं वस्तुओं को अगर निश्चित रूप से जमाएं तो हम उनको बहुत बड़ा आकार दे सकते हैं। उसी प्रकार क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित ज्यामिति पाए जाने के कारण इनकी परास बड़ी होती है, लंबी परास होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ये जो परास होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि इनमें ज्यामिति निश्चित नहीं होती। हम कुछ वस्तुओं को अनिश्चित रूप से रखें तो हम उनको बड़ा स्वरूप नहीं दे सकते हैं। इसी का मतलब ये समझ सकते हैं कि अनिश्चित ज्यामिति पाए जाने के कारण इनमें परास छोटी पाई जाती है। अगली बात करें गलनांक की। गलनांक के आधार पर दोनों में अंतर देखेंगे। गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है या ठोस पिघलने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? गलनांक। अगर क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वह निश्चित होता है। गलनांक क्या रहता है? निश्चित। उसका बहुत अच्छा कारण ये समझ सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयवी कण हैं वे अगर एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है तो इनके अवयवी कणों के मध्य की जो दूरी होगी वो सभी जगह क्या रहेगी? समान। हम बात करते हैं बंध की। जो अणु परमाणु के मध्य बनता है वह बंध, अगर अवयवी कण सभी एक दूसरे से समान दूरी पर हैं तो उनके मध्य बनने वाले बंध की लंबाई भी क्या रहेगी? समान। अगर बंध लंबाई समान है इसका मतलब बंध की ऊर्जा भी समान है। और अगर ये हम कंक्लूजन निकालते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में सभी बंध समान ऊर्जा के हैं, अतः हम एक ऐसा तापमान देंगे जिस पर यदि एक बंध टूट जाता है, इसका मतलब पूरे क्रिस्टलीय ठोस में सभी बंध उस तापमान पे टूट जाएंगे। अगर वो सभी बंध एक साथ टूट गए तो क्रिस्टलीय ठोस या ठोस जो है वो सदैव हमेशा इमीडिएटली किस में बदल जाएगा? द्रव में। इसी वजह से इनका गलनांक क्या रहता है? निश्चित। हम गलनांक निश्चित बोल रहे हैं, इसका मतलब किसी निश्चित तापमान पर कोई पदार्थ या ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में सभी बंध समान ऊर्जा के होते हैं। इस वजह से इनका गलनांक भी क्या रहता है? निश्चित। अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के मध्य की दूरी समान नहीं रहती। इस वजह से इनमें जो बंध पाए जाते हैं वे असमान ऊर्जा के पाए जाते हैं। इसी वजह से एक निश्चित तापमान पर कुछ बंध टूट जाएंगे, कुछ बंध नहीं टूटेंगे, जिससे ये हम समझ सकते हैं कि इस पदार्थ का गलनांक निश्चित नहीं। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि क्रिस्टलीय ठोसों में बंध ऊर्जा सभी की समान होने की वजह से गलनांक इनका निश्चित रहेगा, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में बंध ऊर्जा समान नहीं होती, इस वजह से इनका गलनांक अनिश्चित रहता है। अगली बात करते हैं गलन की ऊष्मा। गलन की ऊष्मा वह ऊष्मा है जिस पर कोई पदार्थ पिघलता है। मतलब ये समझ सकते हैं कि गलनांक के लिए जो ऊष्मा चाहिए वह गलन की ऊष्मा। जिनका गलनांक निश्चित, जैसे क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित है, इसका मतलब इनकी गलन की ऊष्मा भी क्या रहेगी? निश्चित। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक अनिश्चित है, इसका मतलब इनकी गलन की ऊष्मा भी क्या रहेगी? अनिश्चित। अगला अंतर पढ़ते हैं शीतलन वक्र। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतर माना जाता है वो है शीतलन वक्र।
सबसे पहले मैं शीतलन वक्र शब्द का मतलब समझाऊं तो ये एक ऐसा वक्र है या ग्राफ है जो बनाया जाता है तापमान और समय के साथ, टेम्परेचर और टाइम के साथ बनाया जाता है। इस ग्राफ का मतलब ये हो गया कि शीतलन, शीतलन शब्द का मतलब ठंडा करना। हम किसी पदार्थ को ठंडा कर रहे हैं तापमान घटाते हुए और उसका ग्राफ बना रहे हैं समय के साथ, तो ये ग्राफ कहलाता है या ये वक्र कहलाता है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एक प्रैक्टिकल सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम भाप को, भाप जल से बनी है ना, जल की जो भाप है, मानो ये भाप है 120 डिग्री की। मैं समय के साथ इस भाप को ठंडा करता हूँ, इसके आसपास का वातावरण का तापमान कम कर रहा हूँ। आसपास के वातावरण का तापमान कम करने पर ये भाप का जो टेम्परेचर है 120 डिग्री, वो धीरे धीरे कम होगा। 120 से मानो 115 पर आया, 115 से 110 पे आया, 110 से 105 पे आया, 105 से 100 डिग्री पे आया। अब 100 डिग्री पर आने तक, 100 डिग्री पे आने तक ग्राफ जो होता है बिल्कुल सतत बनता है, एक जैसी लाइन बनती है, वक्र बनता है एक जैसा। लेकिन उसके पश्चात जब हम इसे और भी ठंडा करने का प्रयास करते हैं तो यह ठंडा नहीं होता, इसका तापमान कम नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब 100 डिग्री की भाप बन चुकी है और आप तापमान अभी भी कम कर रहे हो, तो अब जो हम कार्य कर रहे हैं, हम जो भी अपना वर्क डन यहाँ पर प्रोसीजर कर रहे हैं, वो कहाँ पर अप्लाई हो रहा है? उस 100 डिग्री की भाप को 100 डिग्री के पानी में बदलने में। जब तक कि पूरी भाप 100 डिग्री की भाप 100 डिग्री के पानी में नहीं बदल जाती, तब तक ये एक सीधी लाइन का ग्राफ बनेगा। इसका मतलब हमारा ग्राफ बीच में से बदल चुका है। हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अच्छा समझ में आएगा कि हम अब 100 डिग्री का पानी हमारा बन चुका। अब 100 डिग्री के पानी को भी ठंडा कर रहे हैं। 50 डिग्री का पानी बना, 30 डिग्री का पानी बना, 5 डिग्री का पानी बना और 0 डिग्री का पानी बन चुका। हम अभी भी इसको ठंडा करना चाहते हैं। 100 डिग्री के पानी से 0 डिग्री तक का पानी बदलेगा, तब तक वक्र बिल्कुल लीनियर बनेगा, वक्र के रूप में बनेगा। और अब 0 डिग्री का जो पानी है, अब उसे और ठंडा करना चाहोगे तो वो 0 डिग्री का पानी जब तक 0 डिग्री के बर्फ में नहीं बदल जाता, तब तक हमें सीधी लाइन ग्राफ में मिलेगी, क्योंकि तापमान अब इसका कम नहीं हो रहा। तो हम जो ऊष्मा कम कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है 100 डिग्री के पानी को 100 डिग्री के बर्फ में बदलने। इसका मतलब हमने क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र बनाया जो आपके सामने है, और वो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? असतत। इसी वजह से बोला जाता है कि क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत पाया जाता है। एक प्रश्न सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर, हम तापमान कम कर रहे हैं 100 डिग्री की भाप का, तो उसका टेम्परेचर कम क्यों नहीं हो रहा? तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? वो उसके अवस्था परिवर्तन में जा रहा है। हम किसी भी पदार्थ को जब गर्म करते हैं, उबाल रहे हैं, पानी 100 डिग्री का और 100 डिग्री की भाप, तो 100 डिग्री का पानी जब हम उबाल रहे हैं तो उसका तापमान नहीं बढ़ रहा। हम सोचते हैं कि सर, मैंने नीचे से स्टोव ऑन कर रखा है, उसको लगातार ऊष्मा दे रहे हैं, फिर भी उसका तापमान नहीं बढ़ रहा। उसका कारण है कि वह तापमान जो आप नीचे से बढ़ा रहे हो, नीचे से ऊष्मा जो दे रहे हो, वो कहाँ जा रहा है? उस 100 डिग्री के पानी को 100 डिग्री की भाप में बदलने में। तो हमने जो ऊष्मा दी है नीचे से, वो कहाँ गई? वो गई है गुप्त ऊष्मा में। गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए काम आती है। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न जो जनरली पूछा जाता है कि 100 डिग्री का पानी ज़्यादा गर्म लगेगा या 100 डिग्री की भाप? तो हम बोलेंगे 100 डिग्री की भाप ज़्यादा गर्म लगेगी, क्योंकि 100 डिग्री के पानी में 100 डिग्री जितनी ऊष्मा है, 100 डिग्री की भाप में 100 डिग्री जितनी ऊष्मा है, लेकिन साथ में इसमें कुछ गुप्त ऊष्मा भी है जो उसकी हीट को, जो उसकी ऊष्मा को, जो उसकी ज्वलनशीलता को, जो उसकी जलन को थोड़ा बढ़ा देती। अगली बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोसों में शीतलन वक्र क्या रहता है? असतत, क्योंकि इसमें इस प्रकार की कोई निश्चित किसी गलनांक बिंदु, किसी क्वथनांक बिंदु पर ग्राफ सीधी लाइन प्राप्त नहीं होता। एक बिल्कुल क्या रहता है? सतत, है ना। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से रिपीट करते हैं। ज्यामिति क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित। परास क्रिस्टलीय ठोसों में बड़ी परास, लंबी परास, जिसे एक बहुत अच्छा शब्द देंगे दीर्घ परास। अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परास। अगली बात करें गलनांक, क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित,
अक्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित। अगली बात करें गलन की ऊष्मा, तो क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित। और शीतन वक्र क्रिस्टलीय ठोसों में असतत, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में सतत होता है। आगे बढ़ाएं इन अंतर को, तो अगला होता है विदलन। विदलन क्लीवेज, जिसे हम जनरली इस प्रकार से समझाएंगे कि किसी भी पदार्थ को काटने पर उसकी दोनों सतह कैसी प्राप्त हो रही है। हम क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं किसी तेज धार वाले चाकू से, तो दोनों सतह जो मिलती है वो चिकनी प्राप्त होती है। इसका मतलब हो गया क्रिस्टलीय ठोसों में स्पष्ट विदलन पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को अगर किसी तेज धार वाले चाकू से काटा जाए तो दोनों सतह खुरदरी मिलती है, इस वजह से इनमें अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। हम सोडियम पीस, लेबोरेटरी में सोडियम पीस, सोडियम का जो टुकड़ा होता है उसको अगर काटेंगे तो ध्यान से देखिएगा प्रैक्टिकल करते समय दोनों सतह कैसी मिलेगी, चिकनी। अगली बात करें, अगला अंतर वो होता है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म बहुत सारे होते हैं, हम सभी को एक साथ कंबाइंड नहीं समझा सकते हैं, तो हम एक गुणधर्म का उदाहरण लेंगे, वह है अपवर्तनांक। हम जनरली फिजिक्स में अपवर्तन की जो प्रक्रिया करते हैं वहां पर आपने ये शब्द सुना होगा, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के आधार पर हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुणधर्म किस प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं वह समझेंगे। आपके सामने एक क्रिस्टलीय ठोस का डायग्राम बना हुआ है। क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो हमें अवयवी कण कुछ अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अवयवी कणों का जो स्वरूप है दिखाई दे रहा होगा, एक डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है, एक लाइट है। जब भी हम ऊपर से किनारे से, उस किनारे से नीचे वाले किनारे तक जाते हैं तो सभी तरफ से हमें एक डार्क अवयवी कण मिलता है। मतलब अलग अलग दिशाओं से क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की जो समिति है, या बात करें अवयवी कणों की जो संरचना है वो क्या है, भिन्न भिन्न, या उनका जो स्वरूप है वो क्या है, भिन्न भिन्न, उनकी जो व्यवस्था है वो क्या है, भिन्न भिन्न। इसका मतलब अलग अलग दिशाओं से अगर व्यवस्था भिन्न भिन्न है तो अलग अलग दिशाओं से अपवर्तनांक भी क्या रहेगा, भिन्न भिन्न। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एक अच्छे से उदाहरण से। स्कूल्स में जब प्रेयर होती है, मॉर्निंग में जो प्रेयर होती है, प्रेयर के टाइम पे जो सभी को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक निश्चित रूप से सभी स्टूडेंट्स को प्रेयर में लाइन बनाने के लिए बोला जाता है। मानो सभी उधर की तरफ एक 12th वाली लाइन खड़ी, फिर उसके बाद 11th क्लास की, उसके बाद 10th क्लास की, फिर 9th क्लास की, फिर 8th क्लास की। आप 12th वाली लाइन के पीछे जाकर खड़े रहोगे और देखोगे तो सारे स्टूडेंट आपको 12th के दिखेंगे, और इधर आकर देखोगे तो एक 8th का दिखेगा, उसके आगे 9th का, फिर 10th का, फिर 11th का, फिर 12th का। अलग अलग दिशाओं से अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन वो एक निश्चित ज्यामिति में जमे हुए हैं, निश्चित संरचना में, निश्चित व्यवस्था के रूप में जमे हुए हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं से अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि इनमें जो भौतिक गुणधर्म होगा, अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो भौतिक गुणधर्म होगा वो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग होगा, जिसे हम बोलते हैं विषम देशिक। विषम देशिक, इसका मतलब अपवर्तनांक अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्राप्त होगा। अगर अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इसके लिए भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे इंटरवल के टाइम पे, स्कूल में इंटरवल के टाइम पे ग्राउंड में है ना, ग्राउंड में सभी स्टूडेंट इधर उधर दौड़ रहे हैं, सभी तरफ भीड़ है, बहुत सारी भीड़। तो आप इस किसी एक दिशा से देखोगे तो भी आपको भीड़ दिखेगी, दूसरी दिशा से देखोगे तो भी आपको भीड़ दिखेगी। इसका मतलब अलग अलग दिशाओं से देखने पर आपको दोनों तरफ से भीड़ दिख रही है। इसका मतलब अलग अलग दिशाओं से समान है स्वरूप, समान है व्यवस्था। इसका मतलब क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशाओं से देखने पर हमें एक जैसा दिखाई देता है, क्योंकि कोई निश्चितता है नहीं है। इस वजह से अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग व्यवस्था दिखाई, अलग अलग दिशाओं से देखने पर समान व्यवस्था दिखाई देगी। इसका मतलब अक्रिस्टलीय ठोसों में अपवर्तनांक जो होता है वह अलग अलग दिशाओं में समान पाया जाता है, दिशा पे निर्भर नहीं कर रहा। आप कहीं से भी देखोगे आपको अपवर्तनांक कैसा दिखाई देगा, समान। इसीलिए फिजिक्स में अपवर्तन करते समय कांच लिया जाता है, कांच की स्लेब ली जाती है। उसका कारण यह है कि अगर कांच की स्लेब से कहीं से भी अपवर्तन कराएं, हमें अपवर्तनांक भिन्न प्राप्त नहीं होगा। तो हमने समझा है भौतिक गुणधर्म में अपवर्तनांक या सभी भौतिक गुणधर्म
क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशाओं से अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें विषम देशिक कहा जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशाओं से समान दिखाई देता है, इसका मतलब ये समदेशिक ठोस कहलाते हैं। इसका अंतिम अंतर सबसे फाइनल करने जा रहे हैं, वो है इसकी प्रकृति। मैंने बोला क्रिस्टलीय ठोस में ठोसों के सभी गुणधर्म हैं, तो क्रिस्टलीय ठोसों को बोला जाता है वास्तविक ठोस। क्या बोला जाएगा? वास्तविक ठोस। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ठोस की प्रकृति या ठोस के प्रकारों में इसे गिना तो गया, लेकिन इसके भीतर ठोस के सभी गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें आभासी ठोस कहा जाता है। साथ में एक नाम जो मैंने शुरुआत में बोला है, इन्हें आभासी ठोस के साथ साथ अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। तो हमारे सभी अंतर कंप्लीट हो चुके हैं, हम इनके एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस में NaCl, KCl ये सभी क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोसों में कांच, रबर, प्लास्टिक ये सभी अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आते हैं। हम अंतरों को फिर से रिपीट करेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में जो अंतर होते हैं, अगर बात करें सबसे पहले ज्यामिति, क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित। परास, क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ, अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परास, छोटी परास। अगर बात करें गलनांक, क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित। गलन की ऊष्मा, क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित। शीतलन वक्र, क्रिस्टलीय ठोसों में असतत, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में सतत। विदलन, क्रिस्टलीय ठोसों में स्पष्ट विदलन, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अस्पष्ट विदलन। भौतिक गुणधर्म की अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिक, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिक। प्रकृति की बात की जाए तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी या अतिशीतित द्रव भी इन्हें कहा जाता है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। हम आगे कुछ वीडियो और लेकर आएंगे जो इस पूरे ही चैप्टर को कवर करके रखें। इस वीडियो को अपना सपोर्ट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बेसिक जो पीछे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से जो क्रिएटिविटी से हम समझाना चाहते हैं, यहाँ पर इस चैप्टर में आगे इमेजिनरी वर्ल्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेशन के बेसिस पे इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। ठोसों की जो संरचना होती है उस संरचना में हम एक घन आकार की संरचना, मैथमेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो है क्यूब या घन, जिसका हम यूज यहाँ पर करेंगे और उसी के माध्यम से आपको इस चैप्टर को जितना इजी वे में आपको हो सके उतना ही इजी वे में आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अपने टॉपिक्स भी बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, हम बहुत जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो RBSC बोर्ड, 12th बोर्ड, बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेकर आएंगे। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओम क्लासेस उदयपुर से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।